तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, न्याय निगमन, सिलोजिज्म। न्याय शब्द ग्रीक भाषा के साइलोजिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। साइलोजिज्म हिंदी शब्द का अर्थ है एक साथ कहना। इस प्रकार इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर कहा जा सकता है कि न्याय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक तर्क वाक्यों को एक साथ लेकर इसमें से एक तार्किक निष्कर्ष निकाला जाता है। अन्य शब्दों में यह भी कहा जाता है कि न्याय निगमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक आधार वाक्यों या कथनों के अनुसार एक निष्कर्ष ज्ञात किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने का मुख्य उद्देश्य दी गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों के निर्णय लेने की क्षमता की जांच करना होता है। न्याय निगमन से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित पदों को जानना अत्यंत आवश्यक है। प्रोपोजिशन, अर्थन। यह एक प्रकार का तर्क वाक्य है जो पदों के बीच संबंध को बताता है, जैसे कि उद्देश्य, सब्जेक्ट, विधेय, प्रेडिकेट, मध्य पद, मिडिल टर्म। प्रथम हम लोग देखेंगे पद यानी कि टर्म। ऐसे शब्द या शब्द समूह जो किसी वाक्य में उद्देश्य या विधेय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को पद कहा जाता है यानी कि टर्म कहा जाता है। जैसे शंकर अच्छा लड़का है। इस वाक्य में शंकर, अच्छा तथा लड़का तीनों अलग अलग पद हैं। समझ में आया? तीनों क्या है? अलग अलग पद है। अब देखते हैं सब्जेक्ट टर्म यानी कि उद्देश्य पद। ऐसा पद जिसके विषय में कोई बात कही गई हो, जिसके विषय में क्या हो, कोई बात कही गई हो, उसे उद्देश्य पद कहते हैं। जैसे कि शंकर अच्छा लड़का है, इसमें क्या सब्जेक्ट टर्म हो सकता है? देखिए, इस वाक्य में शंकर के विषय में कहा गया है कि वह एक अच्छा लड़का है, अतः शंकर इस वाक्य का उद्देश्य पद है। अब देखिए विधेय पद यानी कि प्रेडिकेट टर्म। किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कही गई बात जो कि उसकी विशेषता को व्यक्त करती है, उसे विधेय पद कहते हैं। जैसे कि शंकर अच्छा लड़का है, इस वाक्य में प्रेडिकेट टर्म क्या होना चाहिए? इस वाक्य में अच्छा लड़का के द्वारा शंकर की विशेषता को व्यक्त किया गया है, अतः इस वाक्य में अच्छा लड़का विधेय पद है। करेक्ट। अब देखिए मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद। ऐसा पद जो दिए गए दो या दो से अधिक कथनों में सर्वनिष्ठ कॉमन हो, यानी कि कथनों में सबसे कॉमन शब्द हो तथा दोनों कथनों के बीच संबंध स्थापित करता हो, उसे हम मध्य पद यानी कि मिडिल टर्म के नाम से जानते हैं। जैसे सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी भारतीय हैं। करेक्ट। उपयुक्त दोनों कथनों में विद्यार्थी आ रहा है, आप गौर कीजिएगा। देखिए इस मिडिल टर्म को हम पहचानने के लिए इसमें दो वाक्य का होना बहुत ही जरूरी है। सिंगल वाक्य में कभी भी मिडिल टर्म नहीं आता है। करेक्ट। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? विद्यार्थी आ रहा है, इसलिए इसमें मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद क्या होना होगा? विद्यार्थी होगा। करेक्ट। अब देखिए न्याय निगमन पर आधारित प्रश्नों को वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम विधि द्वारा हल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़कर उसका विश्लेषण करना चाहिए तथा अपनी निर्णय क्षमता के आधार पर प्रश्नों को हल भी करना चाहिए। देखिए वेन आरेख दिए गए कथनों के अनुसार निम्न तरीकों से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि सभी एस पी है। सभी एस क्या है? पी है। जैसा कि आप वेन डायग्राम में देख सकते हैं। कोई भी एस पी नहीं है, गलत, क्योंकि बीच में गलत होगा। एस पी नहीं है, कोनो इसका रिश्ता नाता ही नहीं है। कुछ एस पी है, कुछ एस पी है,
देख सकते हैं कुछ एस क्या है, पी है। तो इसमें दिए गए वेन आरेख में एस का वह भाग जो कि छायांकित नहीं है, यह प्रदर्शित करता है कि कुछ एस पी नहीं है। अब देख सकते हैं कुछ एस पी नहीं है, कुछ एस पी नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एस पी नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो खाली रिक्त स्थान आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये कुछ एस पी नहीं है। उपयुक्त बताई गई वेन आरेख की विधियों की सहायता से न्याय निगमन से संबंधित सभी प्रश्नों को हल किया जा सकता है। अब देखते हैं उदाहरण 1 क्या बोलता है। दिए गए सभी प्रश्नों में 2 कथन तथा इसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों के आधार पर सही निष्कर्ष ज्ञात कीजिए। इन दोनों, देखिए कथन है 2 और निष्कर्ष भी हो, तो इन दोनों के आधार पर हमें क्या निकालना है, सही निष्कर्ष ज्ञात करना है। देखिए अब इस क्वेश्चन का हल अब कैसे होगा। पहला क्या बोला है, कथन में कुछ पुस्तक मैगनीज है, माना कि यह एक पुस्तक है, बुक है, एंड यह एक मैगनीज है। कुछ पुस्तक यानी कि कुछ में ऐसा होगा, यह मानना कि ये एक मैगनीज है एंड ये एक बुक है, करेक्ट। कुछ मैगनीज उपन्यास से बोलता है, कुछ मैगनीज, मैगनीज ये है, कुछ मैगनीज क्या है, उपन्यास है। यू से हम उसको डिनोटेट करेंगे, कुछ मैगनीज उपन्यास है। अब निष्कर्ष में क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखिएगा गाइस। कुछ पुस्तकें उपन्यास है, कुछ पुस्तकें उपन्यास से बोलता है, कुछ उपन्यास पुस्तक है, कुछ उपन्यास पुस्तक है। इसी का तो आगे पीछे करके बना दिया है। बताइए इन दोनों में कौन सा गलत है। ये कुछ पुस्तकें उपन्यास है एंड कुछ उपन्यास पुस्तक है। निष्कर्ष में हमें किसी एक को छांट कर उससे हमें आंसर घोषित करना है गाइस, ये होता है निष्कर्ष। बताइए इन दोनों में हमारा कौन सा सही है। क्या कुछ पुस्तक उपन्यास है, पुस्तक मतलब हम यहाँ पे बुक से डिनोटेट किए हैं, यानी कि बी से डिनोटेट किए हैं। ये हमारा बुक है और ये है उपन्यास। बताइए कुछ पुस्तकें उपन्यास है, क्या बुक और उपन्यास में कुछ भी हमारा संबंध दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो 1 हमारा हो जाएगा गलत। एंड दूसरा देखते हैं क्या है, कुछ उपन्यास पुस्तक, क्या उपन्यास और बुक फिर वही कुछ संबंध दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए बी भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए हमारा आंसर तो दोनों रॉन्ग आ रहा है। चलिए ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी हम देखते हैं। केवल निष्कर्ष 1 के अनुसरण करता है, बिल्कुल गलत, ए हमारा बिल्कुल गलत है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, बी भी बिल्कुल गलत। या तो निष्कर्ष 1 या तो 2 अनुसरण करता है, बिल्कुल गलत। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये बिल्कुल राइट। हमारा आंसर क्या है, डी ऑप्शन। चलिए अब उदाहरण 2 देखते हैं क्या है। दिए गए प्रश्नों में 3 कथन एवं 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों के आधार पर सही निष्कर्ष ज्ञात करना है, करेक्ट। बिल्कुल पहला वाला जैसा है, आसान से हम इसे निपटा देते हैं। देखिए क्या बोलता है, पहला कथन, सभी कारें पहिए हैं। सभी कारें क्या है, पहिए हैं। इस तरह से जब सभी का वर्ड आएगा तो इस तरह से हम उसे बनाएंगे। सभी कारें क्या है, पहिए हैं। चलिए पहिए को हम पी से डिनोटेट करते हैं। सभी कारें पहिए हैं, कोई बात नहीं। कोई पहिए कुर्सी नहीं है, पहिए और कुर्सी में कोई भी रिलेशन नहीं है। कुर्सी अकेला उदास होके साइड में है, कोई भी रिलेशन नहीं है, करेक्ट। अब देखिए कुछ कुर्सियां स्पोक है, कुछ कुर्सियां क्या है, स्पोक, स्पोक है। चलिए कुर्सी को हम किससे डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करते हैं। चलिए क्योंकि सी यहाँ भी लिख रहे हैं, सी यहाँ भी लिख रहे हैं, अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए कुर्सी को हम कैसे डिनोट करते हैं। अब चलिए हो गया हमारा कथन। अब चलिए निष्कर्ष में क्या बोलता है, कुछ स्पोक कारें हैं। क्या हमारा कुछ स्पोक कारें हो सकता है क्या, चलिए खोजते हैं।
कार कहाँ है, कार ये रहा, एंड स्पोक कहाँ है, स्पोक ये रहा। कोई संबंध है बीच में? बिल्कुल नहीं। तो 1 हमारा क्या होगा? बिल्कुल गलत, 1 हमारा गलत। चलिए दूसरा देखते हैं। कुछ स्पोक पहिए हैं, स्पोक कहाँ है, ये रहा, एंड पहिया कहाँ है, ये रहा। कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा 2 भी रॉन्ग। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, बिल्कुल गलत। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यह भी गलत। या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, गलत। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब देखते हैं कथन एवं पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट एंड एसम्पशन। किसी भी विषय से संबंधित दी गई जानकारी को कथन कहते हैं, आपको तो पता ही होगा। तथा अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणा जो किसी कथन में सन्निहित तथ्य को दर्शाती है, उसे परिकल्पना या पूर्व धारणा के नाम से जानते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो बहुत सी बातों को बिना कहे मानकर छोड़ देते हैं कि वे सब बातें सुनने वाले अर्थात श्रोता को ज्ञात है। कभी कभी अंतर्निहित कथन इम्प्लीकेशन का प्रयोग पूर्वधारणा असम्पशन के रूप में भी किया जाता है, यद्यपि उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। अंतर्निहित का तात्पर्य कथन के हुए अर्थ से है, यह जो कुछ ग्रहित है, परंतु पूर्वधारणा कथन के द्वारा प्रत्यक्ष कही जाती है। पूर्वधारणा के कुछ विशिष्ट नियम निम्नलिखित है। पहला, पूर्वधारणा सामान्य होती है। पूर्वधारणा में कथन का अर्थात सन्निहित होना चाहिए। पूर्वधारणा कथन से अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए। पूर्वधारणा में कथन के पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पूर्वधारणा और कथन एक दूसरे के सार्थक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पूर्वधारणा एवं कथन के बीच इसलिए कारण क्या, क्यों, प्रश्नोत्तर, कारण पूर्ण रूप से व्यापक होने चाहिए। पूर्वधारणा कथन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। उपयुक्त विशिष्ट नियमों के अतिरिक्त पूर्वधारणा से संबंधित निम्नलिखित नियम होते हैं। चलिए अब हम नियम पर ध्यान देते हैं। पहला नियम, कुछ शब्द जैसे केवल, सर्वोत्तम, निश्चित, प्रबल या ठोस आदि जिसमें सम्मिलित हो तो सामान्यतः वैसी पूर्ण धारणा मान्य नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। इसको हम उदाहरण से और अच्छा हम समझते हैं। देखिए उदाहरण 3, कथन, वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करो के दरों को बढ़ा दिया गया। पूर्वधारणा, वित्तीय घाटों को पूरा करने का सर्वोत्तम तरीका बिक्री के दरों को बढ़ाना है। वित्तीय घाटों को पूरा करने का मर्यादित तरीका बिक्री कर दरों को बढ़ाना है। क्या आपको यह समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया होगा, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, पूर्वधारणा 1 यानी कि ये पूर्वधारणा 1 अमान्य है क्योंकि इनमें सर्वोत्तम शब्द का प्रयोग बिल्कुल किया गया है, जबकि पूर्वधारणा 2 मान्य है क्योंकि इनमें सर्वोत्तम शब्द के स्थान पर मर्यादित शब्द का प्रयोग किया गया है। करेक्ट। जिसके विषय में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व होना चाहिए बोलता है। ये रहा पहला, एंड ये रहा दूसरा। क्या बोलता है नियम? जिसके विषय में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको भी उदाहरण 4 की सहायता से। कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज ले जाओ, हवाई जहाज से जाओ बोलता है। पूर्वधारणाएं, कोलकाता और दिल्ली वायु मार्ग से जुड़े हैं। कोलकाता और दिल्ली किससे जुड़े हैं? वायु मार्ग से जुड़े हैं। क्या इससे आपको समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा भी? तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है। करेक्ट।
देखिए, कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ, मतलब हवाई जहाज से कोलकाता और दिल्ली, कोलकाता में हम हैं और हमें दिल्ली जाना है, तो हमें हवाई जहाज का प्रयोग लेना होगा, यूज करना होगा। तो बोलता है कोलकाता और दिल्ली वायु मार्ग से जुड़े हैं, वायु मार्ग से जुड़े हैं, बिल्कुल करेक्ट। कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है, दूसरा साधन नहीं है। ये तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें ये डाउटफुल केस हो सकता है। अब देखिए आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पूर्वधारणा 1 मान्य है, क्योंकि यदि दिल्ली का संपर्क कोलकाता से वायुमार्ग द्वारा नहीं होता तो कोई व्यक्ति यह सलाह नहीं देता कि पूर्वधारणा 2 अमान्य है, क्योंकि यह कथन किसी दूसरे साधन के न होने की बात करता है, जबकि कथन के अनुसार हवाई जहाज जल्दी पहुंचने का एक साधन है, जिसका अर्थ है कि पहुंचने के दूसरे भी साधन हैं। अब देखते हैं तीसरा नियम क्या बोलता है। तीसरा नियम बोलता है कि किसी अनुरोध का कुछ परिणाम तथा अस्तित्व होता है। करेक्ट। चलिए उदाहरण के आधार पर इसको भी समझते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए, ब्लड बैंक में क्या कीजिए, रक्तदान कीजिए। पूर्ण धारणा है, इस अनुरोध के कुछ परिणाम होंगे। करेक्ट। तीसरा, ब्लड बैंक को जरूरतमंदों के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। अब देखिए आंसर क्या होगा। यहाँ पूर्व धारणाएं 1 और 2 दोनों मान्य है, क्योंकि अनुरोध तब तक जारी नहीं किया जा सकता है तब तक कि व्यक्ति पर इसका प्रभाव न पड़े और इसका अस्तित्व अधिक टिकाऊ न हो। देखते हैं अब नियम चौथा क्या बोलता है। कुछ परिस्थितियों में यदि कारण एक तरह के कर्म के साथ कुछ परिणाम देता है तो पूर्व धारणा यह की जाती है कि यह दूसरे तरह के कर्म पर भी प्रभाव डालता है। देखिए उदाहरण 6, उचित रूप से खिलाए गए तथा भूखे बंदर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर दौड़ाए गए। यह देखा गया है कि भूखे बंदर तेजी से नहीं दौड़ सके। यह प्रमाणित करता है कि गरीब देश में कम बुद्धि वाला व्यक्ति अपर्याप्त पोषण का परिणाम है। पूर्व धारणाएं, बंदर की बुद्धि अपर्याप्त पोषण का परिणाम है। दूसरा, गधे की बुद्धि अपर्याप्त पोषण का परिणाम है। हल, यहाँ पूर्व धारणा 1 मान्य है, क्योंकि मनुष्य तथा बंदर का एक समुदाय से संबंध है, जबकि पूर्व धारणा दूसरा अमान्य है। देखते हैं 5वां नियम और इस टॉपिक का आखिरी नियम क्या बोलता है। यदि विशेषण जो कि कर्ता के गुण वाला नहीं है, करेक्ट, कर्ता के साथ जुड़ा है, तो कर्ता में एक गुण अवश्य होगा जो विशेषण के रूप में होगा। उदाहरण 7, सर्वोत्तम इलाज के लिए मेट्रो अस्पताल में जाएं। देखिए इसका पूर्व धारणा क्या है। इस तरह के कई अस्पताल हैं, हो भी सकता है सभी अस्पतालों में मेट्रो अस्पताल उत्तम है। करेक्ट आंसर देखिए, यहाँ पूर्व धारणा दूसरा मान्य है, पूर्व धारणा दूसरा हो सकता है, जबकि पूर्व धारणा 1 अमान्य है। यह नहीं हो सकता है क्योंकि कथन में विशेषण सर्वोत्तम है, क्योंकि कथन में क्या सर्वोत्तम है, विशेषण सर्वोत्तम है। करेक्ट।